बच्चों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की पहली क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ चुके थे, परावर्तन के नियम पढ़े थे। तो हम लोग परावर्तन के नियम तक पढ़ चुके थे। अब हम आज पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। जैसा कि उत्क्रमणीयता एक शब्द जो है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। रसायन विज्ञान की जब हम क्लास पढ़ा रहे थे तो वहाँ हम आपको उत्क्रमणीय एक क्रिया के बारे में बताया था। वही उत्क्रमणीयता है जो वहाँ आपने पढ़ी थी, वही यहाँ भी है, लेकिन हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण अगर इधर से निकल के इधर जा रही हो, ऐसे जा रही हो, तो कहने का मतलब ये इधर से इधर तो जाएगी, जा ही रही है, लेकिन कहीं ज़रूरत पड़ी और सोर्स इधर किया गया तो ये इधर से इधर भी चली जाएगी। तो ये कहने का मतलब प्रकाश की किरण विशेष परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में, सब विशेष क्या सामान्य परिस्थितियों में भी ये दोनों दिशाओं में चल जाती है, लेकिन परिस्थिति बस इतने बदलना होता है कि सोर्स ऑफ लाइट अगर इधर है तो उसको इधर ले जाना पड़ेगा। अगर एक तरफ मतलब कहने का कि इधर से किरण इधर जा रही है तो इधर से भी इधर जा सकती है। तो प्रकाश की किरणें दोनों दिशाओं में चलती हैं, अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह गुण प्रकाश की किरणों का, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहलाता है। अब ये तो हो गया प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो हम लोग सही से पढ़ेंगे, थोड़ा ठीक तरीके से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब, इस बात को कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया गया है, लेकिन प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता ना पूछा जाने वाला टॉपिक है, उसको समझने की बात है। लेकिन ये प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछता है, तो प्रतिबिंब के बारे में आप जानिए। प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब हमारा जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक दिख रहा होगा आपको और दूसरा हम लिख रहे हैं, प्रतिबिंब। अब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है बिंब क्या होता है। तो बिंब, जैसे ये बिंब को समझने के लिए आप एक उदाहरण देखें। जैसे हम कोई एक मिरर ले लें, दर्पण ऐसे, और इसके सामने कोई एक वस्तु क्या, हम एक जलती हुई मोमबत्ती ऐसे ले लेते हैं और इसको रख देते हैं इसके सामने। अब जैसे इसको इसमें रखते हैं तो देखते हैं इसकी एक छाया इसमें बन जाती है। जैसे ये जल रहा था ऐसे इसमें बन जाता है, इसमें दिखाई पड़ने लगता है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन ये ध्यान रहे बच्चों, ये तभी दिखाई पड़ेगा जब हमारे इस दर्पण का एक तल पॉलिश किया होगा। और हम लोग जानते हैं कि जिस तल को पॉलिश किया जाता है उधर प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं कर पाती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जब प्रकाश यहाँ रखी जाएगी और प्रकाश इस पर पड़ेगा, वह बार बार नहीं जा पाएगा, इसका एक छाया इसमें बन जाएगी। तो इसमें बनने वाली छाया को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। और ऐसी दशा में इस वस्तु को हम बिंब कहते हैं। ये वस्तु हमारी क्या हो गई, बिंब। और जो इसमें छाया बनी वो हमारी ये छाया जो इसमें बनेगी, इस छाया को हम कहेंगे प्रतिबिंब। अब हमारी उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कहने का मतलब, जब हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी एक छाया दर्पण में दिखाई पड़ने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, और स्वयं इस वस्तु को बिंब कहते हैं। तो ये रही बात हमारी प्रतिबिंब की। तो बच्चों, प्रतिबिंब के बारे में जैसे कि परिभाषा और भी दी जाती है कि कहते हैं हम लोग कि प्रकाश की किरणों जब किसी वस्तु पे पड़ती हैं तो वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब ऐसी प्रतीत होती हैं तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ आएगी तो यहाँ से आने के बाद यहाँ परावर्तित होकर वापस जब लौटेगी तो इसी बिंदु पर इसकी एक छाया बन जाएगी। तो इसी छाया को हम प्रतिबिंब कहेंगे। तो पहले बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण का जो दूसरे बिंदु पे जो छाया बन रही है, इसी छाया को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो परिभाषा अलग अलग तरीके से दी जाती है, बस आप ध्यान में रखिएगा। जब पूछेगा परीक्षा में तो ये नहीं पूछता किस माध्यम से आप परिभाषा देंगे। आप अपने माध्यम से परिभाषा को दोनों तरीके से दे सकते हैं। जैसे हमने बताया कि पहले बिंदु का दूसरे बिंदु पर जो छाया दिख रही है वही प्रतिबिंब है, और या तो आप बता सकते हैं जब किसी वस्तु को उसके दर्पण के सामने रखें तो जो उसमें उसकी छाया दिखाई पड़ती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों तरीके से आप इस बात को समझा सकते हैं, बता सकते हैं।
बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा प्रतिबिंब होता है ये दो प्रकार का होता है। तो बच्चों ये दोनों प्रकार को अलग अलग परिभाषित करने के लिए अब हमें ये जो दूसरी परिभाषा हमने आपको बताई थी कि यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु से टकरा के वापस लौटती है तो मतलब किसी बिंदु पर जाती हुई अगर प्रतीत होती है तब कौन सा प्रतिबिंब बनेगा और जाकर मिलती है तब कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। इसके आधार पर प्रतिबिंबों का विभाजन किया गया है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के। अगर आने वाली प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर हमारी स्पष्ट मिलती हुई दिख रही हो कि यहाँ आके यहाँ मिल रहा है तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तब ऐसी दशा में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हो किरणें तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। मतलब दिख नहीं रहा है, हम आभास कर रहे हैं कि ये किरण आ रही तो निश्चय ही इस बिंदु पर मिलेगी, और मिलेगी तो यहाँ ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये प्रतिबिंब हमारा जो होगा वो आभासी होगा। क्योंकि आभास कर रहे हैं, केवल उम्मीद लगाए हुए हैं, मतलब स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रतिबिंब भी हमारा जो है वो वास्तव में तुम देख नहीं पा रहे हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा। आभास कर रहे हैं तो प्रतिबिंब आभासी होगा। और दूसरी ये वास्तविक प्रतिबिंब है, इसके बारे में जो हमने पढ़ा तो हमने क्या बताया आपको कि जब किरण जा रही हो और जाकर किसी बिंदु पर मिल रही हो और ये नहीं वास्तव में मिलती हो, वास्तव में उसी बिंदु पर गिरती हो, वहीं उसका प्रतिबिंब बन रहा हो, तब इस प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कहने का मतलब दोनों बातों को समझने का प्रयास करिएगा कि जब वास्तव में प्रतिबिंब मतलब जहाँ प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर गिर रही हो और परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब स्पष्ट बन रहा हो तब उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जब केवल किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हों, जब प्रतीत शब्द दिखाई पड़ जाए तो प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। जब वास्तव में मिलती हुई शब्द आ जाए तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो हमारा है गोली दर्पण। बच्चों ये गोली दर्पण जो कि बहुत पुराना टॉपिक, बड़ा पुराना हो गया है, बहुत दिन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं और उसी को एक बार फिर से दोहराते हुए क्या होता है गोली दर्पण। जैसे बच्चों देख लीजिए, कोई एक ऐसे कांच का खोखला गोला ले लिया हमने, एक कांच का एक खोखला गोला ले लिया, इसी गोले से एक भाग काट के हमने ऐसे निकाला। जब हमने इस गोले का एक भाग काट के निकाल लिया तो आप देख रहे होंगे निकालने के बाद इसी तरह की एक आपको ये मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, आकृति। तो ये हमने कहा किसी ठोस खोखले गोले से एक भाग काट लिया गया है तो ये कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाएगा। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करिए, किसी ठोस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग ही गोली दर्पण कहलाता है। तो इस गोली दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो यही गोली दर्पण जो है ये दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। बच्चों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात अगर हम करें तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसे हम कॉनकेव कहते हैं और जो एक उत्तल दर्पण होता है कॉन्वेक्स होता है। लेकिन इसकी बात करने से पहले हम लोग गोली दर्पण की परिभाषा को एक बार फिर से ध्यान में रखते हैं। हमने कहा किसी ठोस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग ही गोलीय दर्पण होता है। घर में कोई कांच मत काटने लगिएगा, नहीं घर वाले बहुत मारेंगे। लेकिन समझने के लिए तो यही कहना पड़ेगा भाई, खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग ही गोली दर्पण होता है। लेकिन अब समझने की बात है कि जिस खोखले गोले से हम प्रतिबिंब को काट रहे हैं, जिस खोखले गोले से एक भाग को हम काट रहे हैं, इसमें ध्यान रखा जाए कि अगर इस गोले का बाहरी भाग किसी द्वारा लेप किया गया हो, मतलब लाल ऑक्साइड वगैरह से किसी से पॉलिश कर दिया गया हो, तब कटा हुआ भाग जो होगा उसमें परावर्तन दबे हुए तल से होगा। और जब परावर्तन दबे हुए तल से होगा तब ये दर्पण हमारा
अवतल दर्पण कहलाएगा। कहने का मतलब बच्चों, ये जो हमारा प्रतिबिंब मतलब दर्पण की बात करते हैं हम लोग, बड़ा बड़ा ऐसे गोले होते हैं, कांच के खोखले गोले, अगर उनका अंदर से भाग को पॉलिश कर दिया जाता है तो परावर्तन उभरे हुए तल से होगा, तब उसका कटा हुआ भाग जो होगा वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। और जब इसके ऊपरी भाग को पॉलिश कर दिया जाए और इसमें से एक भाग काट लिया जाए, तब ये जो भाग मिलेगा इसमें परावर्तन दबे हुए तल से होगा, और जब परावर्तन दबे हुए तल से होगा तब हमारा ये दर्पण जो है वो अवतल दर्पण कहलाएगा। तो इस तरह से अब हम इसकी एक यहाँ चित्र बनाते हैं समझने के लिए थोड़ा सा। जैसे कि हमने क्या किया, एक कोई ऐसे दर्पण बना दिया है, ऐसे देख रहे हैं आप, एक दर्पण हमारा ये बन के तैयार। हम इसको नाम अगर देना चाहें अमोनियम 2 दे सकते हैं। अगर इसके बाहरी तल को हमने पॉलिश कर दिया इस तरह से, ये पॉलिश तल है, अब कोई भी प्रकाश किरण इधर से आप डालेंगे तो पार नहीं जाएगी, वो इधर से परावर्तित हो जाएगी। तो जब ये परावर्तित हो जाएगी तो कहने का मतलब प्रकाश की किरण परावर्तित तो हो रही है, तो ये आगे नहीं बढ़ पा रही। तो आप देख रहे हैं परावर्तन इसमें दबे हुए तल से, ये उभरा हुआ तल, ऊपर वाला तल जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, उभरा हुआ तल होता है, उभरा तल। और ये अंदर वाला तल जो होता है हमारा, ये दबा तल होता है। अब उभरा तल और दबा तल की बात हम करें, जब परावर्तन दबे, देखिए यहाँ दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, दबे हुए तल से परावर्तन होने के कारण ये हमारा प्रतिबिंब जो होगा, जब परावर्तन दबे हुए तल से होगा तब हमारा ये प्रतिबिंब जो हो जाएगा ये अवतल दर्पण कहलाएगा। तो सॉरी, प्रतिबिंब नहीं, दर्पण जो होगा ये अवतल दर्पण होगा। और जब यही परावर्तन अगर उभरे, इसका उल्टा चित्र बना देखते हैं ऐसे, जैसे कि हमने कोई एक दर्पण ऐसे ले लिया और इसके इस तल को पॉलिश कर दिया, इस तल को पॉलिश कर दिया, और इधर जो है वो किरण ऐसे ऐसे परावर्तित हो रही है। तो परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, जब उभरे हुए तल से परावर्तन होगा ये प्रतिबिंब हमारा जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा। इस तरह से दोनों दर्पणों के बारे में लोगों ने समझा। तो समझने की कोशिश कर लीजिए। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, गोली दर्पण क्या होता है। किसी ठोस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग गोली दर्पण होता है, और उसमें अवतल दर्पण बताया हमने। जब परावर्तन दबे हुए तल से हो तो वह दर्पण हमारा अवतल दर्पण होगा, और जब परावर्तन उभरे हुए तल से हो तब यह दर्पण हमारा उत्तल दर्पण होगा। इस तरह से आज की ये क्लास यही संपन्न करते हैं, और इसमें से हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एक दूसरी वीडियो में, जिसमें आपको उसका जवाब लिख के रखना होगा। जब कभी हमारी आपसे मुलाकात होगी तो हम देखेंगे कि आपने कितना काम किया है। इसके लिए आप पूरी तैयारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम जरूर करिएगा, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहें। बच्चों, जैसे कि जितना पढ़ रहे हैं आप, ये मत सोचें आप बस वीडियो देख लिया और रख दिया, ऐसा नहीं है। इसको ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। बहुत ही जल्द आपके सामने स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस खुलेंगे और आपको उनका जवाब भी देना होगा। तो मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, मेहनत आप लोग भी करिए और पूरी ईमानदारी के साथ करिए। जब टेस्ट हो तो आपका रिजल्ट 100% चाहिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है।